Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3 of Block 4 MPCE 032, that is MEPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, pink highlighted portion and blue highlighted portion. Pink highlighted portion will be covered in today's video. Unit's name is Retention of Qualified and Technical Personnel, Competency Mapping and Performance Appraisal. ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में. सो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम रिटेंशन ऑफ क्वालिफाइड एंड टेक्निकल पर्सनल के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉम्पिटेंसी मैपिंग भी पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, रिटेंशन ऑफ क्वालिफाइड एंड टेक्निकल पर्सनल्स. जैसे ही जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब कि अपनी कंट्री की जो कंपनीज है वो दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं, दूसरी कंट्री की जो कंपनीज है वो यहाँ आके इंडिया में आके अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं. तो ये सारे ऑल ओवर ग्लोब में जगह जगह पे हर एक कंपनी के ब्रांड्स हमें मिल जाते हैं. सो एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना रैपिड है कि हर चीज़ का बिजनेस है. आप चाहे पिकल ले लो, क्लोथिंग ले लो, कोई मोबाइल फ़ोन ले लो, हर चीज़ का आपको बिजनेस मिलेगा. तो ये जितने भी कंपनीज यहाँ आते जा रहे हैं उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं. सो जो क्वालिफाइड और टेक्निकल पर्सन होते हैं वो रुकना नहीं चाहते एक कंपनी में. जहाँ उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ चले जाते हैं. सो यही चैलेंज है कंपनीज के लिए. अब कंपनीज अगर बढ़ रही हैं तो उनके लिए ये चीज़ एक बड़ी चैलेंजिंग हो जाती है कि भाई हम ऐसे एम्प्लॉय को अपने पास रखें जिसको सब आता है. कोई भी लॉन्ग टर्म जो एम्प्लॉयमेंट होती है, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब पहले होती थी कि एक जगह एक कंपनी में काम शुरू किया और उसी में ही लगे हुए हैं, बूढ़े हो गए वहीं पे करते करते और रिटायर हो गए. ये अब कम हो गया है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट. और क्यों हो रहा है कम, उसके रीज़न हम अभी समझेंगे कि क्यों कम हो रहा है. और जॉब जंपिंग ज़्यादा हो रही है. जब भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है सो बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है उसमें. अब एक ही एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी इतना इन्वेस्ट करती है तो ऑफ कोर्स कंपनी नहीं चाहती कि उसका एम्प्लॉय जो है वो कहीं और जाके काम करे, राइट. और ये हो रहा है. सो जैसे ही शुरुआत होती है जब किसी को एम्प्लॉय करने के लिए तो कंपनी क्या करती है, कंपनी पहले रिक्रूटमेंट स्टेज में एडवर्टाइजमेंट डालती है, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, ऑनलाइन जो जितने भी पोर्टल्स हैं वहाँ पे दिखाई देते हैं कि भाई ये कंपनी हायर कर रही है. उसके बाद उसको कंपनी को अगेन जब वो एडवर्टाइजमेंट डाल रही है तभी से पैसा डालना शुरू कर देती है कंपनी. भाई फ्री में तो कोई आपको एडवर्टाइज करेगा नहीं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लगाया. फिर जब वो कैंपस इंटरव्यूज़ करती है या ऐसे ही इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है तो कंडक्ट करने के लिए जो पूरा अरेंजमेंट करना होता है उसमें भी पैसा लगता है. अब इंटरव्यू जब हो गया फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उन सब में पैसा लगता है. फिर एम्प्लॉय को जब अपॉइंट कर लिया जाता है और अगर उसको कुछ पर्टिकुलर स्किल नहीं आती है बट वो कैपेबल है सीखने का तो उसकी ट्रेनिंग में भी पैसा लगाती है कंपनी. अब देखो कितना सारा एफर्ट कर चुकी है कंपनी. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारा पैसा लगा दिया. अगेन जो पर्सनल जिसको हायर किया है उसमें भी इन्वेस्ट किया है बहुत सारा. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है तो उसको किसी और डिपार्टमेंट से किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भेज के ट्रेनिंग कराई जाती है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुला के ट्रेनिंग कराई जाती है. सो इतना सारा पैसा उन्होंने एम्प्लॉय को डाल दिया और उसके बाद जो भी उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं वो अलग बात है. तो इसके बाद अपॉइंट होने के बाद अगर वो ट्रेनिंग लेने के बाद भी कंपनी को छोड़ देता है तो ये बहुत बड़ा लॉस है. अब बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों क्वालिफाइड एम्प्लॉय जो हाईली टेक्निकल स्किल्स जानता है वो छोड़ देगा. इसके यहाँ पे रीजंस इन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं. नंबर 1, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. हो सकता है दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हो जिसमें उसका करियर भी डेवलप हो रहा हो, पे पैकेज भी यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बेटर हो, उसको फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हो, पॉजिटिव जॉब एनवायरनमेंट हो. तो ये फैक्टर्स की वजह से वो छोड़ देता है क्योंकि उसके फ्रेंड होंगे, कोई फ्रेंड सर्कल में होगा, कोई कॉन्टैक्ट्स में होंगे जो उन्हें बताते होंगे कि हमारी उनकी कंपनी में ये चीज़ें हैं. सो वो सोचता है कि चलो स्विच कर लेते हैं. इसमें एक और फैक्टर नहीं डाला लेकिन कई लोग फ्रेंडशिप के चक्कर में भी छोड़ते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड उधर है हम उधर जाएंगे, ऐसा करके उनको वो चीज़ ज़्यादा मोटिवेटिंग लगती है. देन सेकंड है लैक ऑफ मोटिवेशन.
हो सकता है कि वो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड फील ही ना कर रहा हो, उसको ऐसा लग रहा हो कि काम एक जैसा ही है, कुछ चैलेंजेस है नहीं काम में, बस आओ बैठो काम करो जाओ। तो वो चीज़ लोगों को एक्साइटिंग नहीं लगती आजकल, क्योंकि उसमें स्किल है, बहुत सारी स्किल है। ऑफ कोर्स वो चाहता है कि उसको ऐसा काम मिले जिसमें मज़ा आए करने में, बोरिंग ना लगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़े एज अ गेम। सो इसीलिए फिर वो लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से कंपनी छोड़ना चाहता है। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव लीडरशिप। अगर जो सुपरवाइजर्स हैं उनमें इफेक्टिव लीडरशिप मिसिंग है, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर पा रहा, उनको क्लियर गोल्स समझा नहीं पा रहा, उसको उनको ये नहीं बता पा रहा कि यहाँ पे चैलेंज है, इस साइड देखो, इस पूरे प्रोजेक्ट में इस फैक्टर पे वर्क करो। अगर वो नहीं समझा पा रहा लीडर, सो ऑफ कोर्स ये लीडरशिप की वजह से भी लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लैट हायरार्कीज है, फ्लैट हायरार्कीज मतलब मैनेजर है, उसके बाद तुम ही हो, उसके बाद नीचे कोई नहीं है, सारे एम्प्लॉयज़ हैं एंड सिंगल लाइन है, एक हेड है और बाकी सारे। सो ये छोटी कंपनीज में होता है ज़्यादातर, जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें। तो जब हायरार्की नहीं होती तो आपको दिख रहा है कि आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम है, ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं, और वो भी एक सीट के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। सो वो थोड़ा सा, उनको जब ये समझ में आता है कि भाई करियर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होगा, तो वो छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर काम नहीं किया जाता, लोग आते हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं करते, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कौन सी दुनिया में आ गए हम, जहाँ पे सब लोग अननोन है, सालों साल काम करने के बाद भी इनकी बातचीत नहीं होती है, और या फिर होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं है, क्रिटिसिज्म जो है वो कॉन्क्रीट क्रिटिसिज्म मिसिंग है। कॉन्क्रीट क्रिटिसिज्म मतलब अगर तुमने गलती की है तो तुम्हारे को समझाया नहीं जा रहा कि भाई यहाँ पे गलती है, इस पे काम कर लो। टीम वर्क नहीं है, जैसे मैंने बताया है कि एक दूसरे से बात ही नहीं करते, या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, एनवायरनमेंट बड़ा नेगेटिव सा है। तो नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जब होता है तो भी ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज लो मोरल। अगर ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप चली जाएगी, अगर लो मोरल होगा, इनकी मोरालिटी मतलब कि मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, उनको एनर्जी नहीं फील हो रही है, एंथुसियाज्म गायब है, तो और उन्होंने देखा कि भाई सब आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट में कोई ऐसा फैमिली जैसा कोई रिलेशनशिप है नहीं, तो वो सिटीजनशिप भी डेवलप नहीं कर पाता एम्प्लॉय। उसको लगता है कि भाई एक जगह पे जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और आ रहे हैं, बट हम किसी को नहीं जानते, तो उससे भी सिटीजनशिप चली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिटीजनशिप जाना मतलब कि उससे कनेक्शन नहीं रहता, उनसे अपनापन नहीं रहता, उनके लिए कुछ करने का मन नहीं होता। हाँ, तो लो मोरल भी एक कारण होता है। देन लो एब्सेंटिज्म एंड एक्सीडेंट रेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब लो मोरल होगा, अगर एम्प्लॉय इनसिक्योर फील करने लगेगा इस वजह से कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, कोई भी जो टूल्स और चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पे यूज़ करने के लिए, वहाँ पे कुछ भी कभी भी हो जाता है, कभी एक्सीडेंट, कभी किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया, और जो एम्प्लॉयज़ है बार बार छुट्टी पे छुट्टी ले रहे हैं, उसके ऊपर ही लोड आया जा रहा है, या क्योंकि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है कंपनी में, तो उसका भी मोटिवेशन उसी तरह का हो जाएगा, मैं भी क्यों लूँ वाला। सो जब एम्प्लॉय का लो मोरल है एंड वो इनसिक्योर फील कर रहा है, तो भी वो कंपनी को छोड़ देगा। एंड एट्थ वन इज अनफेयर एंड इनएडिक्वेट परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि अब वो ये देख के अप्रेजल नहीं कर रहा है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, वो इसीलिए अप्रेजल कर रहा है जो उनकी ज़्यादा बटरिंग कर रहा है, या जो उनका फेवरेट है, फेवरेटिज्म वहाँ पे है। सो जब वो एम्प्लॉय को ये नोटिस होता है कि ये अनफेयर है, उसको मिलना था किसी और को मिल गया, या जो अप्रेजल मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, जो वो डिजर्व करता है वो नहीं मिल रहा, तो भी वो कंपनी छोड़ देगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड about significance of retaining qualified and technical employees। ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहता है कि हम qualified and technical employee को अपने पास ही रखें और उसको जाने ना दे, वो उसको चाहे बाकी जगह पे कितनी पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास ही रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू से ही, जैसे हमने समझा था कि बहुत सारा पैसा खर्च कर चुका है वो, और जितने इंटरव्यूज़ का कंडक्ट किए हैं, ट्रेनिंग दी है उनको, सारा कुछ जितना भी प्रोसेस हमने पहले पढ़ा था वो सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन कर चुका है।
अब ऑर्गेनाइजेशन को ये पता है कि उस एम्प्लॉय में कौन सी स्किल्स है, क्या टैलेंट है, उसका एटीट्यूड और वैल्यूज़ कैसी है, वो परफॉर्मेंस कैसे देता है। सो अब वो उसकी कैपेसिटी जो हो गई है उसके बारे में उनको पता है कि एम्प्लॉय कितना अचीव कर सकता है इंडिविजुअल लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कितना दे सकता है। सो इस एम्प्लॉय को जो जिसके पास इतनी सारी स्किल है और ऑर्गेनाइजेशन भी अवेयर है उसके बारे में, उस एम्प्लॉय के साथ अच्छे से एडजस्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और क्लाइमेट में, वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऐसा करवाएं या उसको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो वो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो छोड़ के जाएगा। सो इसीलिए ये जो उसकी क्वालिटीज़ है उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि बेस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन को कितना दे सकता है, अपना बेस्ट कितना फंक्शन कर सकता है वो। अब जब न्यू एम्प्लॉय को सपोज इसने छोड़ दिया, इस एम्प्लॉय ने अगर छोड़ दिया तो ऑर्गेनाइजेशन को फिर से कोई नए एम्प्लॉय को लाना पड़ेगा। अगर वो लाएंगे तो कॉस्ट तो लग रही है जो इंटरव्यू करने में लगती है सारी चीज़ें, उसके अलावा उसको नए तरीके से रिक्रूट करना पड़ेगा, नए तरीके से उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको न्यू ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा, फुल्ली प्रोडक्टिव बनने में भी टाइम लगेगा। तो वो टाइम जो लैप्स हुआ है, टाइम वेस्ट जो हुआ है, उसको कैसे वापस लाएंगे। इसीलिए और उसकी फिर एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस और वीकनेसेस के बारे में भी हमें पता करना पड़ेगा, तो उसमें भी टाइम लगता है। जबकि पुराना वाला जो था उसके बारे में ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को सब कुछ पता था। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन सुपीरियर्स के साथ वो एम्प्लॉय का इंटरेक्शन किस तरह का है, सुपीरियर्स को ये भी पता होता है पुराने एम्प्लॉय के बारे में। अब नए के बारे में तो पता लगने में टाइम लगेगा। सो दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अपने पुराने जो एम्प्लॉयज़ थे जिनके बारे में उन्हें पता था कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छे से काम करता है, उसको एनकरेज करते हैं कि वो फिर से आ जाए, क्योंकि अब जब उसने पुरानी कंपनी में काम कर लिया तो उस कंपनी से भी वो कुछ सीखा होगा, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। तो अब जब वो दोबारा इसी पुरानी कंपनी को ज्वाइन करेगा तो और बेटर देगा कंपनी को, है ना। तो अच्छे से उसके बारे में हमें बहुत, और उसको भी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, पॉलिसीज, क्लाइमेट और स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है, तो उसके लिए भी कन्वीनियंट होता है पुरानी कंपनी में जाके फिर से काम करना। सो ओवरऑल जो ट्रेंड अभी तक हमने देखा था ऊपर की, रिसेंटली क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं कंपनीज छोड़ छोड़ के। लेकिन कंपनीज ये चाह रही हैं कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो अब हमारे को क्या काम करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेंगी जिससे हमारा एम्प्लॉय जो है वो भागे ना। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जिससे हम एम्प्लॉयज़ को अपने कंपनी में रख सकते हैं। नंबर 1, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है वहाँ। तो HRM जो होता है, इसको HRM भी बोल सकते हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। सो HRM जो है, अगर उसने पूरा प्रोसेस, क्या क्या है प्रोसेस में, प्लानिंग और बाकी चीज़ें जो उसको कंडक्शन है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। सो अगर ये प्रोसेस इनएडिक्वेटली चलाया रिक्रूटमेंट का, तो एम्प्लॉई इम्प्रेस नहीं होगा कि भाई रिक्रूटमेंट ही ढंग से नहीं हुआ, ढंग के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, हाँ ठीक से उन्होंने तैयारी नहीं की इंटरव्यू की, तो एम्प्लॉय आएगा ही नहीं। अगर आप उसको सेलेक्ट भी कर दोगे तो भी वो आएगा नहीं। तो इफेक्टिव रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि वो अच्छा एम्प्लॉय हमारे पास आए। तो अगर रिक्रूटमेंट नॉन इफेक्टिव रहेगा तो ऑफकोर्स क्वालिफाइड एंड टेक्निकल एम्प्लॉय जो है वो नहीं जनरेट कर पाएगा, और वो सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेरेंस हो गई एक तरह की। सो इनको इनइफेक्टिव एप्लीकेंट्स को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अब इफेक्टिव वाला तो आया नहीं, तो इनइफेक्टिव जो सिलेक्ट किया उसी को ही करना पड़ेगा, या फिर रिक्रूटमेंट दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ये दो ही ऑप्शन है इनके पास। अब रिक्रूटमेंट के बाद प्रोसेस है मेथड ऑफ सिलेक्शन का। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन जब किया जाता है, मतलब उन्होंने रिक्रूटमेंट किया, कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें से फिर फर्दर सिलेक्ट करते हैं। अगर उसको एडिक्वेटली कंडक्ट नहीं किया तो अगेन बेस्ट एम्प्लॉय को वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। एडिक्वेटली किया तो बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर पाएंगे। इनएडिक्वेट प्लेसमेंट, 3 चीज़ें थी, है ना। एक था रिक्रूटमेंट, एक था सिलेक्शन और एक था प्लेसमेंट। अब जो एम्प्लॉयज़ को हमने सिलेक्ट कर लिया, उसकी प्लेसमेंट की बारी आई। तो अगर प्लेसमेंट सही है तो ठीक है, सही मतलब कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको जॉब दिया, तब तो ठीक है। अगर हमने इनइफेक्टिव प्लेसमेंट किया, यानी कि एम्प्लॉय का जो क्वालिफिकेशन है उससे उसका काम मैच नहीं होता,
वो कर, उसकी स्किल्स कुछ और है, उसको काम कुछ और दे दिया, तो एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड फील नहीं करेगा और हो सकता है वो जॉब छोड़ने का ही सोचे कि भाई भाग जाओ, क्योंकि हमारे मन का काम तो मिल नहीं रहा, हमारे स्किल के अकॉर्डिंगली तो मिल नहीं रहा। सो ये हो सकता है। और अगर अच्छा प्लेसमेंट हुआ तो वो करता रहेगा काम। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन तभी आता है इंसान को जब उसको लगता है कि उसके हिसाब का काम है और उसके लिए कुछ चैलेंजिंग रखा हुआ है। सो ये वो ड्राइव है जो कि अपने गोल तक अचीव करने के लिए हमें फोर्स करती है या हमारे को मोटिवेट करती है। तो मोटिवेशन इंट्रिंसिक भी हो सकता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से आता है, इनवर्डली होता है, जो इंसान अंदर से फील करता है कि उसको परफॉर्म करना है और अपने गोल को अचीव करना है, अपना बेस्ट देना है जो भी उनको काम दिया है उसमें। एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल स्टिमुली से आता है, यानी कि एम्प्लॉय का रिवार्ड क्या मिल रहा है, उसको प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक्सटर्नल वाले फैक्टर्स हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ये मोटिवेशन पे वर्क कर सकता है एक्सट्रिंसिक वाला, जहाँ पे वो एम्प्लॉय में एक पॉजिटिव स्टिमुलस क्रिएट कर सकता है। उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे सकते हैं, वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, इंटरवेंशन सिखा सकते हैं। सो इससे जो एम्प्लॉय है वो वहीं कंपनी में बना रहेगा और इफेक्टिवली परफॉर्म भी करेगा। और अगर उसको चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव देंगे तो उसको पोटेंशियलिटीज़ भी नज़र आएंगी कि हाँ भाई पोटेंशियल है, मुझे ऐसा काम दिया जा रहा है जो थोड़ा चैलेंजिंग है, जिसमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और वो मोटिवेटेड फील करेगा। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन ये इस तरह के जब प्रोग्राम चलाते हैं ट्रेनिंग करियर, तो रेगुलर अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं तो वो उनकी टेक्निकल स्किल बढ़ा रहा है, उनका बिहेवियरल स्किल के ऊपर भी चलाई जा रही हैं, तो एम्प्लॉय को की परफॉर्मेंस भी इफेक्टिव हो जाएगी और वो एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं कन्विंस करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनके बारे में सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए। सो अगेन जब एक सुटेबल करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं हम, तो ये एश्योर भी कर देता है ऑर्गेनाइजेशन को कि एम्प्लॉय जो है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट देखता है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से, तो वो वहीं बना रहता है क्योंकि उसको रेगुलरली सब कुछ दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब फर्दर प्रमोशन। तो यंगर एम्प्लॉयज़ को जब ट्रेन किया जाता है और जब वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और कैपेबल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, वो उनको प्रमोशन जब मिलता है तो वो बेटर फील करते हैं। तो एक प्रमोशन का सिस्टम होना चाहिए कि जिसने परफॉर्म अच्छा किया उसको प्रमोशन मिला, तो वो मोटिवेटेड फील करता है एम्प्लॉय और आगे प्रोग्रेशन के बारे में श्योर रहता है कि हाँ मिलेगा प्रमोशन। हाँ, फिफ्थ इज हैंडल एम्प्लॉय ग्रीवियंसेस। बहुत तरह के ग्रीवियंसेस हो सकते हैं, सुपीरियर्स के बारे में हो सकते हैं, कोलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, किसी के बारे में भी इंसान को ग्रीवियंस हो सकता है। तो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहीं अपने ग्रीवियंस को एक्सप्रेस कर सके, ऐसा एवेन्यू बनाना पड़ेगा। तो ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करना चाहिए कंपनी में, सो दैट एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम्स को फ्रीली डिस्कस कर सके, रादर वो ये सोचे कि भाई मैं जॉब ही छोड़ के भाग जाऊँ, तो ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ इज मेजर्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड फील तो नहीं कर रहा, स्ट्रेस तो नहीं हो रहा उसको, तो ऐसी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि एम्प्लॉय अपने स्ट्रेस को डील कर सके और जॉब को इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग वे में ले सके। उसका जॉब भी वैसा ही हो जो इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, और इतना भी चैलेंजिंग ना हो कि उसको स्ट्रेस हो जाए जॉब को लेकर। इतना होना चाहिए जो वो आराम से कर सकता है या थोड़ी लर्निंग के बाद कर सकता है। तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा और तभी वो सेटिस्फाइड भी फील करेगा। सेवेंथ इज जनरेट फैमिली इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम्स। अगर कंपनीज डुअल डायमेंशन में सोचे, यानी वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ऐसे कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए कंपनी जहाँ पे फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि गेट टुगेदर, पिकनिक्स, कोई इवेंट्स या कुछ ट्रैवलिंग, इस तरह का रेगुलरली अगर करेंगे तो या फैमिली के वेलफेयर के बारे में कुछ एक्टिविटीज़ करें जिसमें चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हो, स्पाउसेस भी इन्वॉल्व हो, तो वो एक कनेक्शन फील करता है कंपनी से कि ये तो फैमिली होमली है ना, तो वो ज़्यादा बनना चाहता है वहाँ पे, क्योंकि लोग बाहर से अपने फैमिलीज़ को छोड़ छोड़ के आते हैं तो यहाँ पे लोनली फील करते हैं। अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज करेंगे प्रोग्राम तो सबसे इंटरेक्शन होगा तो उनको फैमिली जैसा ही फीलिंग आएगा। नेक्स्ट इज मॉडिफाई ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए। अगर कल्चर अच्छा नहीं है तो एम्प्लॉय वहाँ रुकेगा नहीं।
तो कंफर्टेबल कल्चर होना बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉय का वहाँ पे एडजस्ट होना। तो उसके लिए एक तो कंपनी उसको हेल्प कर सकती है कि उस एनवायरनमेंट, न्यू कल्चर और एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट हो जाए। तो ये कंपनी का, HRM की ड्यूटी होती है कि उसको हेल्प करे। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को खुद भी अपने कल्चर पे वर्क करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी ऐसी प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज जो एग्जिस्ट करते हैं कंपनी में। और वो अगर प्रॉब्लम्स कुछ मिल रही हैं कल्चर में, तो उसको सुटेबल मेजर्स भी लेने पड़ेंगे कि कैसे हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं उस कल्चर को। 9th इज रिवार्ड सिस्टम। अगर अच्छा रिवार्ड है, उससे अगर अच्छा रिवार्ड है और वो मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय ज़रूर रुकेगा। अगर रिवार्ड्स दो तरह के होते हैं, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी तो पता चल गया पैसा मिलेगा, नॉन मॉनिटरी दूसरे तरह के हो सकते हैं, जैसे एप्रिसिएशन या अवार्ड, या फिर कुछ और तरीके से प्रमोशन भी हो सकता है। तो रिवार्ड परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है और एम्प्लॉय को ये समझ में आता है कि हाँ, उसने कंट्रीब्यूट किया है कुछ ऐसा जिसकी वजह से उसको अप्रिसिएशन मिला है। 10th इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय, अगेन इसके बारे में हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है कंपनी में, तो वो पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करता है। अगर इंसान पॉजिटिव फील करता है तो उसका मोरल अच्छा होता है और उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप भी इम्प्रूव होती है। वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना चाहता है क्योंकि उसको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं वहाँ से। और एम्प्लॉई अगर ऑर्गेनाइजेशन से बेटर कनेक्ट कर पा रहा है तो ऑफकोर्स वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा और वहीं प्रेजेंट जॉब में ही सेटिस्फाइड फील करेगा। 11th इज प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर लीडर्स जो है वो सही के सुटेबल ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं जूनियर्स को और उनके साथ इंटरेक्शन उनका मिसिंग है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लीडर्स हैं उनको सुटेबल ट्रेनिंग दी जाए कम्युनिकेशन के बारे में, लीडरशिप के बारे में और इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में। सो जब ये ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों में, तो एम्प्लॉय के साथ वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सो कोई भी गुड लीडर जो होगा वो एम्प्लॉय को क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने में। सो अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो ऑफकोर्स वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, उसको पॉजिटिव फीलिंग आएगी जॉब के बारे में। एंड लास्ट 12th पॉइंट है एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए उसके पर्सनल मैटर भी हो सकते हैं, उसकी वर्क प्लेस में इशू भी हो सकता है जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता, तो वहाँ पे काउंसलर्स का रोल आता है जो हम हैं। उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन को करना ही चाहिए, तभी एम्प्लॉय सोचता है कि हाँ मेरे बारे में सोचा जा रहा है। तो वो हेल्प करेगा एम्प्लॉय को इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए। फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, लाइफस्टाइल भी हो सकती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। सो उसमें हम एम्प्लॉय को हेल्प कर सकते हैं कि वो कोप कर सके। और जब ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है तो वो एक वैल्यू दे रहा है और एम्प्लॉय भी उस वैल्यू को समझता है, तो इसलिए एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब होता है जब हम किसी की कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ्स को चेक करते हैं। तो जब हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रोसेस को हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग कहते हैं। और हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि उसकी पोटेंशियल्स क्या क्या हैं, कैसे उसकी स्ट्रेंथ्स को ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकता है अच्छे प्रोडक्टिव वर्क के लिए, किन प्रोजेक्ट्स पे उसको डाला जा सकता है और वो अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ सही से यूज़ कर पाए। तो उस इंडिविजुअल गोल्स जो है वो भी उसी तरह से असाइन किए जाएंगे जिससे वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कर सके। देन जो कॉम्पिटेंसी होती है एम्प्लॉय की, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम उनको ट्रेनिंग भी उसी पर्टिकुलर फील्ड में देते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ है। सो इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय को भी खुद को पता चल रहा है कि उसकी स्ट्रेंथ और पोटेंशियलिटीज़ क्या है और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल रहा है। सो ऑर्गेनाइजेशन फिर उसके हिसाब से उसको काम देगा। ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस यही होता है कि एम्प्लॉय के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स है उसको हम पता लगा सकें। उसकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, बिहेवियर स्किल्स क्या है। बिहेवियर स्किल्स में जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क, लीडरशिप, इंटरपर्सनल लीडरशिप, इस तरह की चीज़ें कैसी है एम्प्लॉय की, वो हम पता लगाते हैं कॉम्पिटेंसी मैपिंग में। सो बहुत डिटेल्ड होता है। तो इसमें ये भी पता चलता है कि वो किस तरह से एडजस्ट करता है
और स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे वो हैंडल करता है ये भी हमें पता चल जाता है। एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस क्या है, उसमें ये वाली स्ट्रेंथ्स हैं या नहीं है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में ये भी हम पता लगा सकते हैं। फिर उसको जो भी काम दिया जाएगा वो इन्हीं के बेसिस पे दिया जाएगा, किस पोजीशन पे वो वर्क कर सकता है, किस जॉब को अच्छे से कर सकता है। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग जो है तरह तरह के रीज़न की वजह से हम करते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम ये करते हैं। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करना है तो हम पहले चेक करेंगे कि उसकी कॉम्पिटेंसी किस लेवल की है, तो उसी हिसाब से उसका परफॉर्मेंस में अप्रेजल किया जाएगा। देन सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं, यानी कि अगर उसको प्रमोट करना है तो क्या ये प्रमोट करने वाली पोजीशन जिस पोजीशन में जाएगा उसमें काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए भी हम चेक करते हैं। कुछ सुटेबल स्ट्रैटेजीज हम प्लान कर सकते हैं जिससे हम उसकी जो स्ट्रेंथ्स है उसको ऑप्टिमम लेवल में यूज़ कर सके, इसलिए भी हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं। देन रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी हम कर सकते हैं, सक्सेशन प्लानिंग के टाइम पे कर सकते हैं, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग नीड्स के लिए भी हम कर सकते हैं। सो दैट बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ जहाँ हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग को यूज़ कर सकते हैं और एम्प्लॉय को प्रमोट करने में भी हेल्प मिलती है इसमें। नाउ कौन कौन से स्टेप्स आते हैं जब हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं। नंबर 1, जो एम्प्लॉई है उसको एक क्वेश्चनर फिल करने के लिए देते हैं। जब वो फिल करता है तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि उसका प्रेजेंट वर्क एक्टिविटी क्या है, एबिलिटीज़ और स्किल्स क्या है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको वो बेटर तरीके से कर सकता है। सो ये एनालिसिस, जब इसके ऊपर जो भी उसने क्वेश्चनर दिया था उसके ऊपर फिर एनालिसिस होता है, उससे प्रेजेंट एक्टिविटी का हमें आइडिया लग जाता है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन जो उसने दिया है उससे उसकी कॉम्पिटेंसी क्रिएट की जाती है, और जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ना उसी का काम है ये सारी चीज़ें करना। तो वो सारी चीज़ें स्टडी करता है कि उसने क्वेश्चनर में क्या भरा, किस तरह से अपने जॉब के बारे में बताया है, और क्या चीज़ें उसको एक्स्ट्रा दी जा सकती है एज पर एम्प्लॉयज़ स्किल और कॉम्पिटेंसी। तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चेक करता है और जो भी एडिशन करना है उसमें वो करता है। देन लास्ट जो फाइनल स्टेप होता है मैपिंग का वो होता है एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ को बेंचमार्क करना कि ये उसकी एबिलिटीज़ हैं, और फिर स्ट्रैटेजीज उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करते हैं कि अब इस एम्प्लॉय को कहाँ पे सेट किया जाए जहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्मर बन सकता है। इसमें 2 तरह की टेक्निक्स बताई हैं जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग में हम यूज़ करते हैं। पहली है क्रिटिकल इंसिडेंट एनालिसिस और दूसरी है रेपर्टोरी ग्रिड। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रिटिकल इंसिडेंट एनालिसिस जो होता है इसमें एम्प्लॉय के बारे में बताया जाता है कि वो कुछ इंसिडेंट्स में किस तरह से बिहेव करता है, उसने क्या एग्जाम्पलरी बिहेवियर शो किया है, किस तरह से जब क्राइसिस की सिचुएशन आई है तो वो क्या कर रहा है, उसका बेस्ट और वर्स्ट डिस्प्ले हमें पता चल जाता है। तो ये इससे पता चलता है। तो जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है एक्सीडेंट के टाइम पे या किसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के टाइम पे अपने सबऑर्डिनेट के साथ, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है वैसे, जैसे ऑफिस में ही आग लग गई तब उसने क्या किया, वो भाग गया या किसी की हेल्प की, ये चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। एक हमें आइडिया मिल जाता है उस एम्प्लॉय के बारे में कि वो अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करता है इसको करने से, और किस तरह के वो डिसीजंस लेता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उसकी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और अंडर प्रेशर उसकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है हमें इससे। रेपर्टोरी ग्रिड जो है उसमें हम क्या करते हैं एम्प्लॉय की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करते हैं बाइपोलर स्केल में। तो उसमें डिफरेंशिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और ऑपोजिट्स होती हैं एक दूसरे के। तो बाइपोलर का मतलब ही होता है 2 अपोजिट, तो दोनों पोल्स के बारे में हमें पता चल जाता है और बीच में जितने भी वेरिएशंस है। तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग बेसिकली एक बहुत अच्छा टेक्निक है जिससे हम एम्प्लॉय को समझ सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि उस एम्प्लॉय को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसको और एफिशिएंट बनाया जा सके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 4 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक एंड कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।